Okay, Neha, welcome to your PDR. Let's start your SNAP full mock for DRDO. And you are from electrical engineering background. Yes, sir. So we'll start with your introduction. Good evening, sir. I'm Neha Madhukar. I'm from Jaipur, Rajasthan, and I graduated from NIT Kurukshetra in 2021 from Electrical Engineering branch. And currently, I'm employed in Grid Controller of India Limited. Grid controller. It is PSU kind of job? Yes, sir. Formerly known as POSOCO. POSUCO. Okay. Where you are posted right now? Sir, right now I'm not final posting हमें अभी नहीं मिली है, but temporary NNDC Delhi में posted हूँ currently. Okay. If that job is not interesting, it is No, sir. basically yes. नहीं सर, ऐसा नहीं है. जॉब काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट मुझे शुरू से ही प्योर रिसर्च एरिया में काम करना था एंड डीआरडीओ इज़ माय ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन. तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मैं ऑफ कोर्स उसके लिए अपना 100% देना चाहती हूँ. So what do you think in DRDO? What will be your role as a research fellow, मतलब in scientist? Or in which field you want to do your research? सर, रिसर्च बेसिकली किसी जितना मुझे अभी तक पता चला है कि रिसर्च किसी भी एक डोमेन को लेकर लिमिटेड नहीं हो सकती है. इसमें काफ़ी सारे जो डोमेन्स है उनकी एक बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड होती है. तो मैं किसी भी डोमेन में लाइक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उससे रिलेटेड किसी भी डोमेन में अगर नॉलेज रिक्वायर्ड होती है तो मैं उसमें ज़रूर काम करना चाहूँगी. और एज अ साइंटिस्ट तो ये जो रोल है ये प्रोजेक्ट बेस्ड पे मेरे हिसाब से शायद होगा, जिसमें प्रोजेक्ट्स को हमें काम करना होगा. Okay. So Neha, what is your hobbies? What do you like to do in your free time? So in my free time I like to do dance and listening music. Hmm. So yesterday we got the Academy Award. For which song we got the Academy Award? Sorry sir, academic work. Academy Award. Yesterday we got the Academy Award. Sir, Natu Natu song. Who's the director of that song? सर सॉरी सर, मुझे डायरेक्टर का नेम अभी याद नहीं है. ठीक है. कौन से आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम एंड नेटवर्क्स एंड कंट्रोल सिस्टम. इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, नेटवर्क एंड कंट्रोल. यस. यस सर. चलो मैं आपसे मशीन के 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? यस सर. We have a single phase 4-pole induction motor. यस सर. Single phase 4-pole induction motor. ठीक है यस ना? सर. And of similar capacity की we have a 2-phase 3-phase induction motor. टू फेज दो टू sorry, फेज. 3-phase 2-pole induction motor. यस सर. Okay? यस सर. Similar capacity, size भी दोनों का सेम है. यस सर. ठीक है. तो अभी क्या होता है कि हमारा जो 2-पोल की इंडक्शन मोटर है 3 फेज की, उसका रोटर जल जाता है, बंद कर जाता है. यस सर. तो और वी नीड अर्जेंटली रोटर, और रिपेयर विल टेक टाइम. यस सर. So we have the other machine of single phase, which I have told you. You can 4-pole यस सर. single phase. So can we use that rotor in that machine? सर इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर जो स्टेटर है वो अपने हिसाब से रोटर पे पोल इंड्यूस कर सकती है. तो मेरे हिसाब से हम कर सकते हैं, बिकॉज 4 पोल है तो वो हम कोई सप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो वो अपने आप ही वो 2 पोल इंड्यूस करेगी. तो यस, आई थिंक वी कैन यूज. ओके. अच्छा, हमारे पास एक डीसी
जनरेटर है, Yes, ठीक sir. है, वी आर रोटेटिंग दैट जनरेटर एट स्पीड, Greater speed. रेटेड स्पीड, Rated speed. Okay. ठीक है ना, एंड वी आर हैविंग नो लोड, कोई लोड नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। Okay. वोल्टेज जो रेटिंग है उसकी वो है 220 वोल्ट, 100 किलोवाट। 220 volt, 100 kilowatt. Yes, sir. तो व्हाट विल बी द वोल्टेज एट नो लोड? At no load. अप्रोक्सीमेट बता दो। Hmm. सर नो लोड पे आई थिंक 220 वोल्ट से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, 225, 26 वी कैन से, बिकॉज कौन सी वोल्टेज कौन सी रेगुलेशन। कौन सी जनरेटर है वो? तो डीसी जनरेटर हाँ, आपने कौन से वाला? बताया। डीसी जनरेटर कौन से वाला? ये सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज। सीरीज, ओके ओके सर, सीरीज मैंने सुना नहीं था। डीसी सीरीज जनरेटर है, रेटिंग 220 वोल्ट है और यस सर। 100 किलोवाट। वी यस आर सर। रनिंग दैट जनरेटर एट रेटेड स्पीड, व्हाट विल बी द जनरेटेड वोल्टेज एट नो लोड? सर अगर सीरीज जनरेटर है तो वोल्टेज बहुत ही कम होगा, बिकॉज अगर फील्ड में करंट ही नहीं है तो फिर फील्ड फ्लक्स नहीं होगा। फील्ड फ्लक्स नहीं होगा तो वोल्टेज बहुत कम होगा, या फिर जीरो ही कह सकते हैं, बिकॉज क्योंकि ओपन सर्किट है तो फील्ड तो आएगा ही नहीं सर। अच्छा, अगर मान लीजिए सेम चीज, मेरे पास एक शंट जनरेटर है, यस ठीक, सर। is that it is not generating voltage, यस सर। so what will be the possible reason of not generating voltage? सर शंट जनरेटर में ये हो सकता है कि उसमें रेजिडुअल जो मैग्नेटिज्म है वो लॉस्ट हो गया हो, तो उस वजह से भी, क्योंकि जो कम्युलेटिव वोल्टेज बिल्डअप है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा हो, ये एक रीजन हो सकता है। या कनेक्शंस प्रॉपर नहीं हो प्रॉपर नहीं हो, मींस जो हम वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं वो फीड फ्लक्स के साथ रिवर्स वोल्टेज कनेक्शन हो, दैट मीन्स वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हो, ये एक रीजन हो सकता है। आपने क्रिटिकल वैल्यू रेजिस्टेंस सुना है? यस सर आई हर्ड। वो क्या होता है? सर क्रिटिकल जो शंट जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस है, वो अगर हमारे फील्ड कैरेक्टरिस्टिक और हमारे जो वो नो लोड वोल्टेज का जो इंटरनल जो मैग्नेटाइजेशन कर्व होता है, अगर वो उससे ज्यादा, उसकी स्लोप उससे ज्यादा होती है तो वोल्टेज बिल्डअप पॉसिबल नहीं हो पाता है। मींस एक क्रिटिकल वैल्यू पे हमारा ही वोल्टेज बिल्डअप पॉसिबल है, ये एक लिमिट होती है सर। क्योंकि अगर हम उतना करंट जनरेट करेंगे और ड्यू टू रेसिस्टेंस अगर उतना वोल्टेज उस पे आ ही नहीं पा रहा है, फीड फ्लक्स उतना जनरेट नहीं हो पा रहा, उतनी करंट उसमें फ्लो नहीं हो पा रही है, तो वोल्टेज नहीं आ पाएगा। अच्छा, अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए, हम लोग अ, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं वो सिंगल फेज में बनाते हैं और फिर उसको थ्री फेज में हम उसको कनेक्ट करते हैं, यस सर। है ना? यस सर। इलेक्ट्रिक सर्किट तो कंप्लीट हो जाता है, मैग्नेटिक सर्किट कैसे कंप्लीट होता है? सर मैग्नेटिक सर्किट, सर मैग्नेटिक सर्किट भी कंप्लीट हो सकता है, बिकॉज थ्री फेज जो हम जो फेज वोल्टेज है वो तो उसी फेज वोल्टेज के उसी पैरेलल में जो वोल्टेज है उसी के अराउंड वो जनरेट कर रहा है। जो हमें लाइन वोल्टेज मिल रही है वो अकॉर्डिंगली हमें मिल जाती है, हम उस पर एड ऑन करते हैं। लेकिन जो फेज हमें मिल रहा है तो उसके लिए तो उतने ही टर्न्स हमें उसी कोर पे लगे हुए हैं, तो मैग्नेटिक सर्किट भी कंप्लीट हो सकता है सर। अच्छा, यहाँ पे भी थ्री फेज सप्लाई होती है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर में, ठीक है, यस सर। और इंडक्शन मोटर में भी थ्री फेज सप्लाई होती है। यस सर। इंडक्शन मोटर में
आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यस सर। लेकिन वहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता। यस सर। हम्म, क्योंकि सर इंडक्शन मशीन में जो वाइंडिंग्स होती है वो स्पेस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ट्रांसफार्मर में वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। तो इंडक्शन मशीन में जब वो वाइंडिंग्स स्पेस में प्लस टाइम में जब 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जब हम उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू का रोटेटिंग फ्लक्स हमें मिलता है। अच्छा, अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ठीक है, यस सर। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में रिपल्सिव फोर्स आएगा या अट्रैक्टिव फोर्स आएगा? ट्रांसफार्मर में अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, सर रिपल्सिव अट्रैक्शन में मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया सर एक्चुअली। आप प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगी अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन ट्रांसफार्मर में? ट्रांसफार्मर। यस सर, करेगी सर। तो जो वाइंडिंग है उसकी, उन वाइंडिंग्स के बीच में फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? सर टर्न्स के बीच में या वाइंडिंग्स के बीच में सर? वाइंडिंग्स के बीच में। सॉरी सर, इसका मैं अभी सोच नहीं पा रही हूँ ज्यादा। चलो अच्छा, टर्न्स के बीच में बताइए। अगर मान लीजिए सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट है, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स के बीच में किस टाइप का फोर्स है? सर वो तो सेम करंट उसमें फ्लो हो रहा है, तो वो अट्रैक्शन टाइप का फोर्स होता है ना, टर्न्स एक दूसरे क्लोज हो जाएंगे। अच्छा, अगर दो वायर पैरेलल में है, सेम डायरेक्शन में करंट है, तो वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को सर। अट्रैक्ट करते हैं। कंफर्म? अ, सर इसका मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा अभी। अच्छा, एक ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, वो शॉर्ट सर्किट होती है। हाँ हाँ सर, वो डेफिनेटली अट्रैक्ट करते हैं सर, श्योर। ठीक है, चलो मेरा लास्ट क्वेश्चन फिर। आपका नेटवर्क और कंट्रोल सिस्टम भी है ना, फेवरेट सब्जेक्ट? यस सर। हम कार ड्राइव कर रहे हैं, यस सर। कार ड्राइव कर रहे हैं, तो कार ड्राइविंग जो है वो ओपन लूप सिस्टम है या क्लोज लूप सिस्टम? सर कार ड्राइव कर रहे हैं तो सर ओपन लूप सिस्टम है। क्यों, आप सामने देख रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो, रेस कंट्रोल कर रहे हो। पर हमें सर फीडबैक उसमें नहीं मिल रहा है ना कि वो जो व्हील है वो किस पोजीशन पे पहुंचा है, उसके हिसाब से कोई सेंसर हमारे पास नहीं है। क्यों, स्पीड है, सेंसर हमारी आईज नहीं है वो, तभी तो सेंस कर रहे हैं हम लोग। आगे सामने देखते हैं, स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, कम या ज्यादा। सर हम वैसा कर रहे हैं तो वो हम खुद अपने आप में क्लोज लूप सिस्टम है, लेकिन जो हाँ, तो मशीन है। मैंने मशीन की बात नहीं करी, मैंने पूछा ड्राइविंग ऑफ ए व्हीकल। ड्राइविंग ऑफ ए व्हीकल इज। ये ड्राइविंग तो क्लोज लूप सिस्टम है, अगर ह्यूमन मशीन इंटरफेस के बारे में अगर हम बात करें तो। हाँ, तो आदमी भी तो उसमें इनपुट दे रहा है ना, और यस सर। फीडबैक भी ले रहा है। यस सर। क्रूज कंट्रोल में चलाएंगे तब वो ओपन लूप है। ठीक है, यस सर। चलो। नाउ सर विल टेक फॉर, मेरे को कहीं जाना है, मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ। यू हैविंग द गुड नॉलेज ऑफ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेशली मशीन, ठीक है ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। और मुझे लगता है कि अगर डीआरडीओ में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सर। बेसिक्स, बहुत बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम तो ये, मैं तो आइडिया दे रहा हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्हीं से ही वो एक्सक्लेट करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। यस वो सर। आपको पावर से स्टार्ट करेंगे, पावर फैक्टर को
उससे स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसको मशीन में ले जाएंगे, फिर वहां से उसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है ना, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा बेसिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जरूर एक बार रिवर्स करना। ठीक है, यस सर। तो आई टू गो, मैं सर को होस्ट बना देता हूँ, सर विल टेक फॉर फॉर अदर पोर्शन ऑफ एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से। आप हॉबीज इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है ना, वो छोटा सा इंट्रोडक्शन कर दिया आपने। आपने बोलने का आई एम नेहा मधुकर फ्रॉम राजस्थान एंड आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र and right now I'm working with PSU POSCO. My hobbies so and so, ठीक है ना, I am a motivated and you can say कि रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट, ठीक है ना, तो बोल सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सर मेरा एक डाउट था कि मेरा जो बीटेक प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली सोलर सेल के ऊपर है और उस पर मेरा उतना अच्छी प्रेपरेशन नहीं है, तो मुझे उसे इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप पूछेंगे बीटेक के सोलर सेल के बारे में। सोलर सेल का ऐसा कोई कुछ कुछ इतना वो नहीं है, आप नेट से उसकी डिटेल डाउनलोड कर लोगे। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा एक प्रेजेंटेशन, उसको आप पढ़ लेना, उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। राजीव सर, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, प्लीज आप कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, ठीक है, ओके नेहा। यस सर। अच्छा नेहा, तुम्हारा तो बार्क में भी हुआ है ना? यस सर। अच्छा, बार्क पॉस्को एंड देयर आफ्टर डीआरडीओ। यस सर। तो क्या बार्क और डीआरडीओ में डिफरेंस क्या है कि तुम डीआरडीओ में जा रही हो? नहीं सर, एक्चुअली जब मैं बार्क में गई थी तो वहाँ का जो पूरा वर्क प्रोफाइल है वो लेजर और एक्सीलेटर बेस्ड था, तो वो टोटली फिजिक्स ओरिएंटेड बहुत ज्यादा था। और जब पोसोको में उस टाइम में आई थी तो पोसोको का वर्क प्रोफाइल प्लस जो लोकेशन है, दिल्ली मेरे घर के पास है, जयपुर से दिल्ली, तो ये दोनों रीजंस की वजह से मैंने बार्क से पोसोको शिफ्ट किया था। और डीआरडीओ भी मैं इसीलिए ट्राई करूँ क्योंकि डीआरडीओ एक रिसर्च बेस्ड है, तो जो हमेशा रिसर्च के ऊपर जो रहा है मेरा इंटरेस्ट वो फुलफिल हो सकता है। और उसकी लोकेशन भी सर, मतलब अगर पता नहीं जो मिलना चाहे, लेकिन लोकेशंस भी उसकी ठीक है बीआर से कंपैरिजन में। ओके। अच्छा, तुम इंटरव्यू में बोलने वाली हो क्या कि मेरा बार्क में हुआ, मैंने वहां छोड़ा है? नहीं सर, बीआरसी के बारे में तो नहीं कह सकती क्योंकि फिर वो शायद रीजन पूछेंगे कि हाँ, वहाँ वही सर। बट पोसको के बारे में तो शायद मुझे बताना पड़ेगा। ओके, चलो ठीक है। अच्छा एक चीज बताना, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या? नेटवर्क कंट्रोल, मशीन एंड पावर सिस्टम। नेटवर्क कंट्रोल, मशीन एंड पावर सिस्टम। यस सर। ठीक है। अच्छा, ये स्टेबिलिटी क्या क्या होती क्या है? सर स्टेबिलिटी अगर हम किसी सिस्टम की देखें तो कोई भी सडन डिस्टरबेंसेस आते हैं तो उनको लेके वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस आ सकता है, इसी मेजरमेंट को हम स्टेबिलिटी कहते हैं। तो स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं? सर दो तरह की स्टेबिलिटी हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट के लिए हम कोई भी एक आर्बिटरी इनपुट के साथ उसका स्टेडी स्टेट एनालिसिस, एंड ट्रांजिएंट के लिए हम उसका जो जस्ट आफ्टर द गिविंग द इनपुट वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है वो हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट में क्या डिफरेंस होता है? सर ट्रांजिएंट मीन्स जस्ट आफ्टर गिविंग द इनपुट, दैट मीन्स ऑल द जो नेचुरल सिस्टम का जो नेचुरल रिस्पॉन्स है प्लस इनपुट का जो फोर्स रिस्पॉन्स है, दोनों एक्यूमुलेट होते हैं। स्टडी स्टेट में क्या होता है कि जो सिस्टम इनपुट का जो रिस्पॉन्स है वही रह जाता है, जो सिस्टम का जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो नेचुरल ऑसिलेशन से वो डाई आउट हो जाते हैं। तो दोनों में से अगर हम बात करें कि दोनों में से आउटपुट किसकी ज्यादा होती है, सॉरी इन द टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, तो दोनों में से ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट में किसकी ज्यादा होती है? सर जनरली ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की ही ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसमें सिस्टम की इनिशियल कंडीशंस भी इंक्लूड होती हैं।
अच्छा, कौन सा मेजर तुम फॉलो करोगे ताकि तुमको पता पता चल सके कि सिस्टम स्टेबल है? सर हम उसमें देख सकते हैं कि पीक ओवरशूट कितना है और कितने टाइम में वो आउटपुट तक राइज कर रहा है, प्लस ट्रांजिएंट के केस में और स्टडी स्टेट के केस में कि वो जो उसका सेटलिंग टाइम है वो कितना है, प्लस स्टडी स्टेट सेटलिंग आउटपुट। टाइम, अच्छा सेटलिंग टाइम क्या डिनोट करता है? सर सेटलिंग टाइम उसकी स्पीड को डिनोट करता है कि कितने टाइम में वो अपने स्टडी स्टेट वैल्यू को गेन कर सकता है। अच्छा, मान लेते हैं मेरे पास एक अल्टरनेटर है, उसको हम एक सिस्टम मान लेते यस हैं, सर। राइट? तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिस्टरबेंस? अल्टरनेटर के सिस्टम में सर स्टेटर साइड से भी डिस्टरबेंस हो सकते हैं और रोटर साइड से भी हो सकते हैं। स्टेटर साइड से मींस जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसमें अगर सडन फॉल्ट हो गया, एक्सटर्नल सिस्टम में सडन फॉल्ट हो गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और रोटर में अगर सडन फील्ड वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो गई तो उस वजह से भी ऑसिलेशंस आ सकते हैं, हंटिंग हो सकती है। वाइंडिंग के कारण हंटिंग होती है? सर लोड के डिस्टरबेंसेस के कारण हंटिंग होती है, वाइंडिंग से तो फिर वो पूरा ही अनस्टेबल रीजन में जा सकता है। अगर वाइंडिंग ही डिस्कनेक्ट हो गई है, दैट मीन्स अगर अल्टरनेटर, ठीक है, अल्टरनेटर जो है डज इट स्पेसिफाई विद द लोड, के लोड के हिसाब से अपने आप को ऑपरेट करती है? सर अल्टरनेटर ऑल्टरनेटर में लोड स्पेसिफाई होती है नहीं? सर उसकी रेटिंग में हम रेटिंग एमवीए में स्पेसिफाई करते हैं, तो सर लोड तो हम स्पेसिफाई करते हैं कितने अमाउंट तक ये दे सकता है लोड लोड तो सर। स्पेसिफाई करते हैं? सर एक्टिव पावर हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं, एक्टिव पावर पूरे प्लांट की डिसाइड होती है, बट सिर्फ ऑल्टरनेटर के केस में हम वोल्टेज एंड करंट एमवीए रेटिंग तो हम स्पेसिफाई करते हैं। तो ट्रांसफार्मर केस में क्या होता है? सर ट्रांसफार्मर के केस में भी हम रेटिंग केवीए में ही, केवीए और एमवीए में ही डिफाइन करते हैं। उसमें भी हम क्यों? क्योंकि डिजाइनिंग के टाइम पे हमें नहीं पता होता कि जो लोड सेकेंडरी साइड पे जो होने वाला है वो कौन से पावर फैक्टर पे वर्क करेगा। जो यूजर है वो कोई भी पावर फैक्टर का उस पे लोड लगा सकता है, तो जो तो मेजर कंसर्न एफिशिएंसी के इंक्रीज होने या डिक्रीज होने से स्टेबिलिटी पे कोई इफेक्ट आता है? एफिशिएंसी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से। मान लेते हैं कि लोड मेरा लैगिंग से लीडिंग हुआ, तो यस सर। डज इट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम? सर इन केस ऑफ ऑल्टरनेटर हाँ इफेक्ट आ सकता है, बिकॉज लेगिंग से लीडिंग हुआ है तो जो फीड फ्लक्स है उसमें मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स एंड डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स वो चेंज होगा, तो इससे जो वो मैक्सिमम पावर है वो चेंज होगी। तो जो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया वो मैक्सिमम पावर से डिफाइन होता है, सिंक्रोनाइजिंग पावर भी उससे डिफाइन होता है, तो हाँ उससे फर्क आ सकता है अगर सडन ऐसा चेंज हो रहा है तो। बेसिकली कितने टाइप के स्टेबिलिटी होते हैं? सर इन केस ऑफ पावर सिस्टम तो इन केस ऑफ एनी सिस्टम, पावर सिस्टम को देख के ही हम कंट्रोल सिस्टम डिजाइन किए हैं ना? यस सर। हम्म। सर स्टेबिलिटी तो वही जो मैंने टाइम के केस में बताया कि स्टडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट, दो केसेस में हम डिफाइन करते मेटा हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में सुनी हो? मेटा स्टेबल सर मतलब इसके बारे में सुना है, बट इन ऐसे मतलब ऐसे डिटेल में नहीं पढ़ा है, बट जितना मैं आइडिया लगा सकती हूँ, एक केमिकल इंजीनियरिंग में उस रिगार्डिंग काफी पहले पढ़ा था कि एक कोई एक जो स्टेट होती है जिसका लाइफ टाइम कम होता है, तो वहां पे जाके वो लाया करता है सिस्टम, फिर उसके बाद वापस अपने ओरिजिनल जो पोजीशन होती है, ओरिजिनल जो कंडीशन होती है उसको रिस्टोर करता है, बट मैं अच्छा, श्योर नहीं हूँ कि ये यहाँ भी एप्लीकेबल होगा या नहीं। ठीक। अच्छा, एक चीज बताना, जैसे कि मेरा अल्टरनेटर रन कर रहा है, यस तो सर। अगर सिस्टम में कहीं फॉल्ट आया, ठीक है, यस सर। तो सिस्टम के फॉल्ट आने से क्या इसके ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी या स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, कौन सी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट आएगा? मान लेते हैं मेरे पास अगर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आया, यस सर। तो कौन सी
स्टेबिलिटी पे इफेक्ट आएगा? सर ट्रांजिएंट पे तो डेफिनेटली आएगा, और स्टडी स्टेट के केस में हाँ वो डिफाइन करेगा कि वो रीक्लोजिंग टाइम कितना है सर्किट ब्रेकर का। सर्किट ब्रेकर के रिक्लोजिंग टाइम से क्या नहीं क्या नहीं चीजें पता चलती है? नहीं सर, स्टेडी स्टेट के केस में मैं नहीं कह सकती, बट ट्रांजिएंट के केस में आएगा। और सर्किट ब्रेकर के रीक्लोजिंग टाइम से सर वो जो क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम है वो हमें पता चलता है। तो इससे ये जो हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगाते हैं स्विंग कर्व में, उससे वो आइडिया लगता है कि कहाँ तक रोटर स्विंग करेगा, दैट मैक्सिमम जो स्पीड है वो कहाँ तक गेन कर सकता है। जीरो क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के बारे में पता है? जीरो क्रॉस ओवर स्विचिंग? सर इन ज़्यादा डिटेल में तो नहीं कह सकती, बट हाँ इतना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में रेजोनेंट कन्वर्टर्स में एक टर्म का नाम सुना था कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब एसी इन केस ऑफ एसी वोल्टेज द नेचुरल जीरो ऑफ दैट, सॉरी इन नेचुरल केस ऑफ जीरो। एसी नेचुरल जीरो अगर ऑफ हम दैट। अगर हम सर्किट ब्रेकर में बोले कि जीरो स्विचिंग, तो कुछ आइडिया बनता है कि जीरो स्विचिंग क्या हो सकता है अगर हाँ सिस्टम को सर, स्टेबल करना हो तो? यस सर। सर सर्किट ब्रेकर के केस में ऐसा हो सकता है कि जो हमारा जो नेचुरल एसी करंट है वो 20 मिली सेकेंड्स में 2 टाइम्स पे नेचुरल जीरो करंट है वो ऑटोमेटिकली जीरो वैल्यू पे आती है। तो उस इतने टाइम पीरियड में अगर सिस्टम अपनी दैट मीन सर्किट ब्रेकर अपनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को रीगेन कर पा रहा है तो आर्क एक्सटिंग्विश हो सकती है, हो जाएगी। और अगर नहीं कर पा रहा है तो आर्क फिर से फर्दर रीस्ट्राइक होगी। तो इसका हम वहां पे तरह से यूज कर सकते हैं। रीस्ट्राइकिंग? अच्छा, रीस्ट्राइक और रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज दोनों सेम है या अलग है? रीस्ट्राइक सर, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज तो दोनों अलग अलग है सर। आर्क का रीस्ट्राइक होना वो फिनोमिना रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो उस पे सडन इम्प्रेस हो रहा है उसके थ्रू आता है, वो मतलब वो एक इफेक्ट है। और जो कॉज है वो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है, जो उस वक्त जो सिस्टम का जो नेचुरल इंडक्टेंस है, नेचुरल जो कैपेसिटेंस है, जो जहां भी सर्किट ब्रेकर लगा है, तो उसका जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब सुपर इम्पोज होती है एसी फ्रीक्वेंसी पे, तो उस पे जो रीस्ट्राइकिंग जो वोल्टेज आता है, दैट मीन्स जो नेचुरल जो करंट होता है वो सडन, नेचुरल जो करंट होता है इंडक्टर का वो सडन अगर कैपेसिटर को देता है तो उससे फिर एक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जनरेट होता है सर। सुपर इम्पोजिंग क्या होती है? सुपर इम्पोजिंग दैट मीन्स अगर सेम टाइम पे जो सिस्टम का जो नेचुरल वोल्टेज है, अगर उसी पे जो सिस्टम का एल एंड सी है, अगर उस पे जो ऑसिलेशंस आ रहे हैं वो दोनों एक साथ अप्लाई होते हैं, तो इसके केस को सर सुपर इम्पोज कह सकते हैं। दैट मीन्स दोनों का एक साथ इफेक्ट होना। अच्छा चलो एक चीज बताओ, कि अगर मैं बात करूं कि स्टैटिक स्टेबिलिटी ऑफ सिंक्रोनस मशीन एंड डायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ सिंक्रोनस मशीन, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा जस्टिफाई लगता है? स्टैटिक स्टेबिलिटी एंड डायनामिक, सर जस्टिफाई किस केस में कह सकते हैं? अगर हम किसी पावर सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं तो स्टैटिक स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, और अगर हम अगर सडन मल्टी फॉल्ट, मशीन सिस्टम है मेरा, अगर मेरा मल्टी मशीन सिस्टम है तो हम डायनामिक स्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अच्छा, स्टैटिक स्टेबिलिटी से क्या फिगर आता है, क्या हो सकता है ये? सर स्टैटिक स्टेबिलिटी में सिंक्रोनाइजिंग पावर का रोल आता है कि अगर उस पे सडन अगर डिस्टरबेंसेस आता है तो वो कितना उसको, दैट मीन्स अगर सिंक्रोनस मशीन के केस में देखें या इंडक्शन मशीन के केस में देखें, कि स्टेबल रीजन होता है, एक अनस्टेबल रीजन होता है। अगर लोड बढ़ाने के साथ अगर टॉर्क बढ़ रहा है इन केस ऑफ मोटर्स, तो वो स्टेबल रीजन की तरह ऑपरेट कर रहा है, लेकिन अगर इसका रिवर्स हो रहा है तो फिर वो अनस्टेबल रीजन है। तो ये हम अच्छा, स्टैटिक, जब
जब हम लिखते हैं डेल पी बाय डेल डेल्टा, यस सर। ओके, किसी भी जैसे कोई इक्वेशन हम डिराइव करते हैं तो यस डेल सर। पी बाय डेल यानी पावर इलेक्ट्रिकल बाय डेल डेल्टा, ये यस सर। पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? सर इन केस ऑफ स्टेबल रीजन हम्म, ये पॉजिटिव होता है, इन केस ऑफ अनस्टेबल ये नेगेटिव होता है। क्यों? सर बिकॉज अगर हम इसे लेमन लैंग्वेज में समझे कि थोड़े से जो डेल्टा में अगर अब हम थोड़ा सा इंक्रीमेंट देंगे, अगर वो उतने ही पावर को ज्यादा डिमांड कर रहा है वापस अपने सिस्टम को वापस प्रीवियस पोजीशन पे लाने के लिए, तो दैट मीन्स वो स्टेबल रीजन में काम कर रहा है, तो उनका जो आप करेंगे इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू दोनों के केस में तो वो पॉजिटिव आएगा। बट अनस्टेबल रीजन में अगर सपोज डेल्टा में थोड़ा इंक्रीमेंट होता है और फर्दर उसमें जो पावर है वो रिड्यूस हो रही है, दैट मीन्स जो फाइनल जो पावर वो डिमांड कर रहा है वो कम डिमांड कर रहा है, तो इस तरह धीरे धीरे वो अनस्टेबल रीजन की तरफ जा रहा है, तो ये हम कह सकते हैं इस तरह से। अच्छा, मान लेते हैं कि मेरे पास पैरेलल लाइन है, ठीक है। यस सर। पहला केस, किसी एक एंड पे मेरा फॉल्ट आएगा। यस सर। दूसरा केस कि मिडिल में मेरा फॉल्ट आएगा, ठीक है। यस सर। और तीसरा केस कि दोनों में फॉल्ट आएगा। दोनों एंड पे फॉल्ट। हाँ, दोनों एंड पे फॉल्ट आएगा, दोनों पैरेलल लाइन में फॉल्ट आएगा, यस सर। दोनों पैरेलल लाइन के दोनों एंड में फॉल्ट आएगा। यस सर। पहले एक एक में आ रहा था, अभी दोनों में आ रहा है। यस सर। तो इस केस में इन तीनों केस में मोस्ट कौन सी स्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा सीवियरली इफेक्ट कर देती है, ताकि सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी रिगेन रिगेन नहीं कर सकती है, या तीनों सर सेम? सर तीनों सर एक्चुअली जो मिडल लाइन वाला जो फॉल्ट आपने बताया इसमें सिस्टम के पास लोड अवेलेबल रहेगा, तो जब हम तो उसके पास जो एक्सीलरेटिंग पावर है वो कंपैरिजन में कम होगी रेदर देन जो थर्ड केस बताया जिसमें दोनों एंड पे फॉल्ट हो रहा है, तो आई थिंक जो थर्ड केस है उसके अंदर जो एक्सीलरेटिंग पावर है रोटर के पास वो बहुत ज्यादा होगी, तो उसके लिए रीगेन करना उतना मुश्किल रहना चाहिए मेरे हिसाब से। और हाँ सर ऐसे ही। अच्छा, अच्छा, एक चीज बताना, व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी? Factor that in case of any system or power system, इन केस ऑफ पावर सिस्टम? सर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को अफेक्ट वही सब सर्किट ब्रेकर का जो रीक्लोजिंग टाइम है वो, हाँ उसके हिसाब से हम कर सकते हैं, प्लस जो जनरेटर का जो रिस्पॉन्डिंग टाइम है कि वो कितना जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकता है उस पर भी डिपेंड करता है, और कितने डेल्टा पे वो ऑपरेट कर रहा है, टॉर्क एंगल कितने पे वो ऑपरेट कर रहा है। डेल्टा क्या स्पेसिफाई करता है? सर डेल्टा स्पेसिफाई करता है कि जो मेन फील्ड फ्लक्स एंड द एंगल बिटवीन मेन फील्ड फ्लक्स एंड द रिजल्टेंट फ्लक्स, इन दोनों के बीच का एंगल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, मिलीमर्स थ्योरम के क्या क्या एग्जांपल, क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं रियल लाइफ में? सर मिलीमेंस थ्योरम रियल लाइफ में जैसे पावर सिस्टम के केस में देखें तो बहुत सारे जो जनरेटर्स हैं वो पैरेलल में ऑपरेट करते हैं, तो अगर हम एक प्लांट के बेसिस पे अगर उनका स्टडी करना चाहें तो मिलीमन थ्योरम का काफी यूज हो सकता है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स और जनरेटर हम उसके केस में देख सकते हैं इसे। ओके नेहा, योर इंटरव्यू इज ओवर। कुछ फीडबैक देना चाहता हूँ। यस सर। देखो, जैसा आज तुम्हारा ये इंटरव्यू हुआ था, मोर और लेस क्वेश्चन माइट बी डिफरेंट, पर क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे, यस सर। स्टार्टिंग फ्रॉम द वन बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे सारे सब्जेक्ट रिवॉल्व करेंगे। यस सर। मोस्टली जो टॉपिक कवर होता है वो स्टेबिलिटी में होता है। स्टेबिलिटी जो होती है वो सारे
सब्जेक्ट को इंटर को आज मैं नेटवर्क को कोरिलेट से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछ पाया, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हारा प्रिपेयर नहीं है? सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली उसमें स्विचेस इन्वॉल्व हो जाता है और स्विचेस में मेरा उतना कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि वो रेटिंग्स वगैरह याद करनी होती है तो वो उतना याद नहीं रह पाती। फैमिली मेंबर ऑफ थरिस्टर मैंने एक बार देख लेना है इसको, ठीक है। यस सर, मैं ट्राई बाकी तो करूँगी। तुम्हारा ठीक है, बाकी तुम क्वेश्चन को समझ रही थी और ठीक ठाक आंसर दे रही थी, ठीक। यस सर, यस सर, और थोड़ा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट तुम्हारा जो रहेगा वो रहेगा, तुम कंट्रोल एंड स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम अल्टरनेटर। तो जैसे स्टेबिलिटी की बात होती है तो कोई एक ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन एक सिस्टम हो गया। यस सर, उसके बाद जो भी हम स्टेबिलिटी उसमें रिगेन करते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, राथरवेट या रूट लोकस, जो भी पढ़ते हैं, वो एक यस टाइप सर, का तुम्हारा स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी होती है, ताकि वो ओके, सिस्टम को किस तरीके से रिगेन कर सके। तो इसके फर्दर एप्लीकेशन से हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं। यस सर, उसके बाद हम सिस्टम को एक हिसाब से डिजाइन करते हैं, यस सर, ठीक है। होल मिनिमम फंक्शन, नॉन मिनिमम फंक्शन, ये सब होता कुछ नहीं, ये सब वही होता है कि हम किस हिसाब से पावर को दोबारा रिगेन कर पाते हैं उसके ओरिजिनल स्टेट में, ताकि सिस्टम मेरी अनस्टेबल केस में ना चल जाए, यानी सुपर सिंक्रोनस स्पीड में ना घूमे, यस सर, ठीक है। यस सर, तो बाकी यही सब रहेंगे, यस सर। ओके। चलो, बेस्ट ऑफ लक। इंटरव्यू कब है थैंक यू तुम्हारा? सर, 20 मार्च को। ठीक है, मतलब तुमने बार भी क्लियर किया तो मोरलेस क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। बार में भी Yes. क्वेश्चन तो ऐसे ही आए थे ना, तो मतलब हाँ सर, वो पता नहीं मतलब वो शायद लकी था कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा सिंपल से स्टार्ट किया था क्योंकि काफी लोगों का बहुत हार्ड भी हुआ था, बट मेरा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल हुआ था मेरी अपने किस्मत आंसर में। में ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड का यूज ना करना, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखना। यस सर, ठीक है सर, थैंक यू। चलो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।